नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 28 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 29वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट व वसा के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम लोग कुछ खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे और आपके वसा के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट व वसा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट व वसा के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी लोगों को आपको बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सकेगी। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इन्हें जो मुख्य रूप से शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, अगर आप इसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात करें नंबर 1 पर कि शर्करा क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, फाइबर क्या होता है, तो शर्करा देख सकते हैं कि यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो क्योंकि ये जल्दी पच जाता है, जो कि शहद और फल में पाए जाते हैं। यानी कि अगर आप शहद और फल को ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो उसमें आपको शर्करा मिल ही जाता है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग स्टार्च के बारे में बात करें तो यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो धीरे धीरे पचता है और ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। अब आपको एक डाउट होता होगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिएगा कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स है, उत्तर में आपको शर्करा देखने को मिल जाएगा, स्टार्च देखने को मिल जाएगा, फाइबर देखने को मिल जाएगा, तो उत्तर में आपको बिल्कुल शर्करा सही कर देना है। अब यहाँ से आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी पच जाते हैं, तो आपको उत्तर बिल्कुल शर्करा सही कर देना है। शर्करा कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन में आपको पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। वैसे ही आपको स्टार्च से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि पूछ लेगा कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि शर्करा, स्टार्च व फाइबर दोनों, स्टार्च व फाइबर दोनों नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में आपको बिल्कुल सही करना है कि स्टार्च और फाइबर जो होते हैं वो दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे धीरे पचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है, तो ये स्टार्च प्रदान करता है। ये आपको उत्तर में बिल्कुल सही कर देना। वहीं पर दोस्तों, अब अगर हम लोग फाइबर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि फाइबर भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है, जो पाचन में मदद करता है। या साबुत अनाज, जैसे कि आपका साबुत जौ हो गया, साबुत राई हो गया, साबुत गेहूं हो गया, इन सभी में वह सब्जियों में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फाइबर का मुख्य स्रोत है, तो आपको साबुत अनाज और सब्जियां के उत्तर पर बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें वसा के बारे में, तो देख सकते हैं कि वसा भी एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो वसा युक्त मछली होती है, नट्स व तेल जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन की तुलना में प्रति ग्राम अधिक कैलोरी देती है। यानी कि दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उससे कहीं अधिक ऊर्जा जो आपकी वसा होती है ये आपको देती है, और ये आपका वसा युक्त मछली, नट्स और तेल जैसे खाद्य पदार्थों में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, वहीं पर हम लोग बात करें वसा के प्रकार को लेकर के, तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन हर बार बन ही जाते हैं, तो आपको बिल्कुल वसा के प्रकार को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि वसा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है संतृप्त वसा, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है असंतृप्त वसा। अगर हम बात करें संतृप्त वसा के बारे में, तो देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर पशु उत्पादों में पाई जाती है, जो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। यानी कि दोस्तों, जो संतृप्त वसा होती है वह पशु उत्पादों में पाई जाती है। बात करें असंतृप्त वसा की, तो देख सकते हैं कि यह जो है सामान्य तौर पर वनस्पति तेलों में पाई जाती है, जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। यानी कि दोस्तों, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा वसा कमरे के तापमान पर ठोस होती है, तो आपको संतृप्त उत्तर सही करना है। और अगर पूछ ले कि कमरे के तापमान पर कौन सी वसा जो है वो तरल होती है, तो आपको असंतृप्त वसा उत्तर सही कर देना है। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वसा के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं पर अगर आप लोग चर्चा करें खनिज लवण के बारे में, तो देख सकते हैं कि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर खनिज लवण के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि खनिज लवण जो होते हैं वो एक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनकी स्वस्थ विकास और शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए जीवों को आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों, जो ये खनिज लवण होते हैं इनकी हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शारीरिक क्रियाएँ होती है इन्हीं के माध्यम से चलती हैं। नंबर
नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि ये धातु व अधातु दोनों तत्वों से बने होते हैं जो हड्डियों और दांतों के निर्माण में, रक्त के निर्माण में व मांसपेशियों और तंत्रिका के उचित कार्य को बनाए रखने तथा शरीर के अंदर आवश्यक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यानी कि दोस्तों जो खनिज लवण होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि यह हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में, रक्त के निर्माण में और मांसपेशी और तंत्रिका जैसे कार्यों में बिल्कुल ये भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर इनकी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि हमारे भोजन के माध्यम से ये हमें मिलते जाते हैं। तो इसलिए हमको ये नहीं पता चलता है कि हम खनिज लवण कब लेते हैं, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो उसी के माध्यम से खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो देख सकते हैं कि खनिज लवण के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो फल होते हैं, सब्जी होते हैं और अन्य कुछ खाद्य पदार्थ जैसे आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, ये सभी में आपका खनिज लवण पाया जाता है। यानी कि मैंने आपको जैसा बताया कि जो हम भोजन लेते हैं उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमको मिलती रहती हैं। आई होप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि खनिज लवण से जुड़ी भी जानकारी आपको बिल्कुल प्राप्त हो गई होगी। यहाँ से इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपके नहीं पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के एग्जाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस बेसिक चीज़ें थोड़ी सी पूछी जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर शामिल कर लिया है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग आश्रय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके छूट रहे थे उन सभी को बिल्कुल हमने इस पॉइंट के तहत बिल्कुल शामिल कर लिया है। दोस्तों नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि भूख लगने का पता जो हमारी मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस से चलता है। तो कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भूख लगने का पता होता है वो हमें कैसे पता चलता है। तो आपके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है उसी से चलता है। अब नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि जीभ पर कुल 4 तरह की कुल 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि दोस्तों अगर पूछ ले कि हमारे जीभ पर कुल कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं तो आपको बिल्कुल बताना है कुल 4 तरह की और 9000 ग्रंथियां पाई जाती हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि कांच के जार में अचार रखने से पहले उसे अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, अन्यथा नमी की वजह से अचार खराब हो सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप कांच के जार में अगर अचार को रखते हैं तो उससे पहले उसको आप अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए, अन्यथा अगर उसमें नमी रह जाएगी तो आपका अचार जो रखा है वो खराब हो जाएगा। हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है, आप सभी को बिल्कुल पता होगा। इसलिए जब कभी भी हमें उल्टी या दस्त हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें पानी पीते रहना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कभी हमें उल्टी या दस्त ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए अगर हमारे शरीर में हमें उल्टी और दस्त हो रही तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अपेक्षाकृत मान लीजिए अगर किसी छोटे बच्चे के अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको माँ का दूध जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में समय समय पर देना चाहिए, जिससे कि उसके माँ के दूध में जो पानी की मात्रा होती है उससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। आप चाहें तो कभी कभी आप जो पानी पीते हैं उसमें नमक और शक्कर को मिला करके भी पी सकते हैं, जिसे आप गाँव के भाषा में ORS का घोल कहते हैं। तो आप इसे भी ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों सबसे अंत में हम लोग बात करते हैं खाने वाली वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू जो उपाय होते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दूध को अगर आप बचाना चाहते हैं खराब होने से तो आप इसको उबालते रहिए, दूध आपका लंबे समय तक सुरक्षित पड़ा रहेगा। पके हुए चावल को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी पानी से भरे बर्तन में आप चावल के पात्र को रख करके थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, जिससे आपका चावल भी थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सकता है। प्याज और लहसुन की बात करें तो इसे आप खुले में रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी नमी ना हो वहाँ पर अगर आप प्याज और लहसुन को रखते हैं तो ये ज़्यादा देर तक चलने की संभावना रहती है, यानी कि अर्थात ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें हरे धनिया की, तो हरी धनिया को आप गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, या फिर आप इसे किसी खुले स्थान में रात के समय में ठंडी स्थानों पर रख सकते हैं, जिससे कि आपका धनिया भी लंबे समय तक चल सकता है। आई होप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक से बात करेंगे, यानी कि आश्रय से बात करेंगे। आपका 2 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आश्रय से जुड़ी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको आश्रय की वीडियो मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से जुड़ी सभी वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।